बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 9.10 जो है उसके मुतालिक हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 7 तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 8 जो है उसके मुतालिक हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रॉब्लम नंबर 8 में या जो पहले आपने प्रॉब्लम की हैं उनमें और पूरी एक्सरसाइज में ही आपके पास दो जो फार्मूलाज थे, एक था आपका सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन का और दूसरा था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। ये दो फार्मूले आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी आपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन के मुतालिक पढ़ा था, ठीक है, और पहले लेक्चर में हमने सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन का पढ़ चुके थे। तो आज के लेक्चर में दोबारा फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन के फार्मूलाज ही हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का फार्मूले पहले मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन फिर यहाँ पर मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन के मुतालिक मैंने बताया था कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास r=f(θ) एक कर्व है, ये एक पोलर कर्व है और ये डिफाइंड है क्लोज इंटरवल अल्फ़ा से बीटा के ऊपर, और अल्फ़ा बीटा जो है वो एक्चुअली लिमिट्स ऑफ थीटा हैं आपके पास। तो देन दी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व r=f(θ) एंड बाय द लिमिट्स लाइंस θ=α θ=बीटा। तो उसके तो फिर इस कर्व को और इस कर्व के ज़रिए जो एरिया बाउंड हुआ है और इन लाइंस के ज़रिए जो एरिया बाउंड हुआ है उस एरिए को जब आप घुमाएंगे, ठीक है, किसके अबाउट आपने घुमाना होता है? या तो आप एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं या फिर वाई एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हटकर कोई भी लाइन आपको दी हो सकती है। इन तीन केसेस में वॉल्यूम जो मालूम करने का फार्मूला है, वो वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, वो ये है। अगर तो आप घुमाते हैं अबाउट पोलर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, या इसका दूसरा नाम लाइन θ=0 भी आप कह सकते हैं। तो अगर आप पोलर एक्सिस के अबाउट वॉल्यूम मालूम करना चाह रहे हैं तो बेटा उस सूरत में आपका जो फार्मूला होगा वो होगा वॉल्यूम v=2π/3 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा r³ sin θ dθ। और अगर आप लाइन θ=π/2 यानी वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप वॉल्यूम मालूम करना चाह रहे हैं तो फिर फार्मूला होगा 2π/3 अल्फा से बीटा r³, यहाँ पर sin θ की जगह क्या आ जाएगा? cos θ आ जाएगा। और आखिरी चीज़, अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं सम लाइन आपके पास, यानी कुछ इस तरह कह रहा हूँ मैं कि एक लाइन आपके पास θ=φ है, यानी ना तो एक्स एक्सिस के अबाउट आपने वॉल्यूम मालूम करना है ना वाई एक्सिस के अबाउट आपने वॉल्यूम मालूम करना है। कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान कोई लाइन है, लाइक एज मैं कहता हूँ लाइन θ=π/4 है, लाइन θ=60 डिग्री है, लाइन θ=30 डिग्री है। तो इनके अबाउट अगर आपने वॉल्यूम मालूम करना है इन लाइन्स के अबाउट, तो फिर फार्मूला आपके पास ये होगा, यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा 2π/3 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन r³ sin θ में से वो जो लिमिट जिसके अबाउट आपने वॉल्यूम मालूम करना है तो फाई, तो θ-φ कर लेंगे। तो ये आपके पास तीन फार्मूला हम इस लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो है कुछ इस तरह है, कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इन तीनों में आपके पास एक ही कर्व दी हुई है, लेमनिस्केट है, और सेम इक्वेशन r² cos 2θ आपको दी हुई है क्वेश्चन। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा कि आपने जो वॉल्यूम मालूम किया था वो अबाउट एक्स एक्सिस था। क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम अबाउट वाई एक्सिस था। यहाँ पर जो वॉल्यूम कहेगा वो आपने अबाउट टेंजेंट्स के अबाउट मालूम करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। कहता है दी एरिया इनक्लोज बाय द लेमनिस्केट r² a² cos 2θ रिवॉल्व अबाउट आर टेंजेंट एट द पोल। आपने क्या करना है, इस लेमनिस्केट ने जितना एरिया इनक्लोज किया है, ठीक है, उस एरिए को आपने एक टेंजेंट के अबाउट, इसके टेंजेंट आप निकालेंगे, टेंजेंट एट पोल, ठीक है, उनमें से किसी एक टेंजेंट के अबाउट आपने उसको रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व करने के बाद आपने शो करना है, शो दैट द वॉल्यूम एंड द एरिया ऑफ द सरफेस, यहाँ पर वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो बनता है ऑफ सॉलिड जनरेटेड आर रिस्पेक्टिवली फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द एरिया बाउंडेड बाय वन लूप ऑफ द कर्व। और ये जो एरिया मालूम कर रहे हैं ये आपने इसके एक लूप को घुमाना है किसी एक टेंजेंट के अबाउट।
तो वो जो वॉल्यूम निकलता है वो आपके पास है 1/4 पाई स्क्वायर ए क्यूब, और जो एरिया निकलता है वो है 4 पाई ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या बनती है वो अगर यहाँ पर देखें। अच्छा, सिमिलरली पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी मैं लिखूंगा गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व आपको ये दी हुई है, तो फर्स्टली वी फाइंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन थीटा, ठीक है। तो सेम यही स्टेप्स मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखे हैं। चूँकि आपकी ये जो कर्व है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, आपने देखा ये लेमनिस्केट आपका ओरिजिन से पास करता है, तो आपने क्या करना है, आर को ओरिजिन के ऊपर पोल के ऊपर आर की वैल्यू 0 होती है, आपने आर को 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास थीटा जो है यहाँ पर आर 0 पुट किया तो ए स्क्वायर कॉस टू थीटा 0 के इक्वल आ गया, कॉस टू थीटा की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ से थीटा की ये दो वैल्यूज आ गई, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/4, ये पहले भी आप देख चुके हैं, नहीं पता चला तो लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखे तो फिर देख ले। यहाँ पर देखें cos टू थीटा आपके पास 0 के इक्वल है। अब cos 0 किस एंगल पर होता है, प्लस माइनस π/2 के ऊपर होता है। अच्छा नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखें, मैं बता रहा था कि आपको cos जो है वो 0 किस एंगल पर होता है, प्लस माइनस 90, यानी 90 पर भी 0 होता है और माइनस 90 पर भी 0 होता है। तो आपका 2 थीटा जो है वो आ गया प्लस माइनस π/2 के बराबर, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस π/4, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पर थीटा की दो वैल्यूज निकली हैं प्लस माइनस π/4, ये तो यहाँ पर जो बेटा आपके पास ये दो थीटा की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस π/4, ये एक्चुअली यहाँ पर जो लेमनिस्केट का ये जो लूप है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये यहाँ पर टेंजेंट है एट दिस लूप ऑफ द लेमनिस्केट्स, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है थीटा इक्वल टू प्लस माइनस π/4 आर टेंजेंट्स टू द पोल फॉर द गिवन कर्व, ठीक है। गिवन कर्व के ऊपर ये आपके पास थीटा इक्वल टू प्लस माइनस π/4, ये जो दो वैल्यूज निकली हैं ये आपके पास गिवन कर्व के ऊपर क्या है, टेंजेंट को शो कर रही हैं पासिंग थ्रू द पोल यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये है कि आपने यहाँ पर इस कर्व का ये जो इसके लूप को जब आप रिवॉल्व करेंगे अबाउट आर टेंजेंट, एक टेंजेंट के अबाउट उसने कहा है, आप चाहे थीटा इक्वल टू π/4 के अबाउट इसे रिवॉल्व कर लें या थीटा इक्वल टू माइनस π/4 के अबाउट आप रिवॉल्व कर लें। किसी एक टेंजेंट के अबाउट रिवॉल्व करने के बाद जो आपके पास न्यू सॉलिड जनरेट होगा उसका आपने सरफेस एरिया भी मालूम करना है और उसका आपने वॉल्यूम भी मालूम करना है। यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर टारगेट है। तो अब अगली बात ये सुन लें कि आप इस लूप को अगर राइट लूप को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब आप इसको रिवॉल्व करेंगे किसी एक टेंजेंट के अबाउट, ठीक है, तो जितना वॉल्यूम ये वाला राइट लूप जनरेट करेगा उतना ही वॉल्यूम इसका लेफ्ट जो लूप है वो जनरेट करेगा, यानी बोथ ऑफ द लूप्स विल जनरेट सेम वॉल्यूम, ठीक है। आइदर आप उसको थीटा इक्वल टू π/4 के अबाउट रिवॉल्व करें या थीटा इक्वल टू माइनस π/4 के अबाउट रिवॉल्व करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से, हम ये करेंगे कि मैं इसके राइट लूप को रिवॉल्व करूँगा लाइन थीटा इक्वल टू π/4 के अबाउट, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर दो लूप हैं और दोनों से जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो सेम होगा, तो मैं इसके एक लूप यानी राइट लूप को रिवॉल्व करूँगा थीटा इक्वल टू π/4 के अबाउट, ठीक है, और उस वॉल्यूम जो इंटीग्रल हमारे पास बनेगा उसको मैं ट्वाइस कर दूंगा, डबल कर दूंगा, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इस सारी सिचुएशन को कैसे लिखना है यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने लिख दिया यही बात जो सारी आपको मैंने बताई है। मैंने लिखा सिंस बोथ द लूप्स विल जनरेट सेम वॉल्यूम व्हेन वी रिवॉल्व देम, जब आप दोनों लूप जो हैं वो सेम वॉल्यूम जनरेट करेंगे जब आप उनको रिवॉल्व करेंगे आइदर अबाउट थीटा इक्वल टू माइनस π/4 और थीटा इक्वल टू π/4 के अबाउट। इसके अबाउट माइनस π/4 के अबाउट रिवॉल्व कर लें या π/4 के अबाउट रिवॉल्व कर लें, दोनों सूरतों में जो वॉल्यूम जनरेट होने वाला वो सेम आएगा आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, सो टू फाइंड रिक्वायर्ड वॉल्यूम वी फाइंड वॉल्यूम बाय यूजिंग राइट लूप। तो यहाँ पर मैं राइट लूप को यूज़ करूँगा और इसको रिवॉल्व किसके अबाउट कर रहा हूँ, अबाउट थीटा इक्वल टू π/4 एंड ट्वाइस द इंटीग्रल। वो जो सारी सिचुएशन आपको मैंने बताई है वो यहाँ पर हमने लिख ली है, ठीक है। लेट वी बी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम अबाउट लाइन थीटा इक्वल टू π/4। अब यहाँ पर हमने थीटा इक्वल टू π/4 के अबाउट वॉल्यूम वी का फार्मूला लिखना है और वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, वो फार्मूला जनाब ये होगा v इक्वल टू 2π/3 आर क्यूब साइन थीटा माइनस π/4। पहले आपने देखा कि जब आप अबाउट एक्स एक्सिस लिखते थे तो यहाँ पर सिंपल आप साइन थीटा लिखते हैं। अब आप एक्स एक्सिस के चूँकि अबाउट नहीं लिख रहे, आपने जो रेवोल्यूशन है आपकी वो लाइन थीटा इक्वल टू π/4 के अबाउट है, ठीक है। तो सिंपल आप लिखेंगे
आपकी जो रेवोल्यूशन है वो है लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के अबाउट। किसके अबाउट है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के अबाउट। तो आप सिर्फ इसको ऐसे कर लें, ये आ जाएगा थीटा माइनस पाई बाय 4। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, मतलब जस्ट याद रखने के लिए इसको आप इधर ले आए तो ये फैक्टर बनेगा थीटा माइनस पाई बाय 4। तो आप लिखोगे साइन थीटा माइनस पाई बाय 4, ये फैक्टर आपके पास नया आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब फर्ज करें कि आप लाइन थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 के अबाउट इसे रिवॉल्व करते हैं। आपकी जो रेवोल्यूशन है वो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 के अबाउट है। तो फिर ये कैसी चीज़ बनेगी? इसको आप इधर ले आओगे, ये आ जाएगा थीटा प्लस पाई बाय 4। तो अब आपका जो ये वाला फैक्टर है वो इस तरह बन जाएगा साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई माइनस पाई बाय 4 से लेकर प्लस पाई बाय 4, और ये 2 पाई बाय 3 ये जो आपका फार्मूले में इस्तेमाल हो रहा है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि आपने एक लूप को, राइट लूप को इस्तेमाल किया है और इंटीग्रल को हमने करना है ट्वाइस। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट यहाँ 0 से पाई बाय 4 करके मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, आपने अभी वॉल्यूम मालूम किया है राइट लूप से, वही वॉल्यूम लेफ्ट लूप से जनरेट होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से मैंने इस इंटीग्रल को डबल किया है। ठीक है, तो ये लिमिट आ गई, लिमिट माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 ही रहेंगी। आर की वैल्यू लगा दी। आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपने देखा a टाइम अंडर रूट cos 2 थीटा के बराबर है, और होल पावर 3 आ गई। आगे ये वाला फैक्टर एज इट इज़ आ गया साइन थीटा माइनस पाई बाय 4। और अब मैंने क्या किया, ये 2 2 4 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, ये आ जाएगा a की पावर 3। तो a की पावर 3 को यहाँ बाहर ले आएंगे, ये आ जाएगा cos 2 थीटा की पावर, ये अंडर रूट को ख़त्म करें तो अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो पावर 1/2 आएगी। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3/2 आ गया। साइन थीटा माइनस पाई बाय 4 को ओपन कर दें तो ये सारी चीज़ आपके पास आ जाएगी। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला अप्लाई करके साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 है, कोस पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1/√2 है। वो वैल्यू जो इस्तेमाल करें, एलसीएम लें, तो ये फैक्टर सारा इसमें बदल जाएगा। इतनी चीज़ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट 2 है, इस स्क्वायर रूट 2 को जो यहाँ पर मैं बाहर ले आऊँगा तो वो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 होगा। नेक्स्ट क्या होगा देखें ज़रा। नहीं जी, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर ये जो फैक्टर cos 2 थीटा की पावर 3/2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा के साथ माइनस cos थीटा, यानी कि यहाँ पर इसको मैंने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यह सारी सिचुएशन आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगी। ये आ गया cos 2 थीटा की पावर 3/2 इंटू साइन थीटा माइनस cos 2 थीटा के पावर 3/2 इंटू cos थीटा, अंदर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे यहाँ पर देखें, बिकॉज एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा के पावर 3/2 साइन थीटा, यानी जो आपका पहला फैक्टर है, ये गौर करें, ये वाला जो फैक्टर है cos 2 थीटा के पावर 3/2 साइन थीटा, ये जो सारा फैक्टर है ये आपके पास क्या बनता है, यहाँ पर है इज एन ऑड फंक्शन। ये आपके पास ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन आप जानते हैं, आप यहाँ पर थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे तो मतलब ऑड फंक्शन की डेफिनेशन आप जानते हैं। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, आप जानते हैं कि एक फंक्शन f को ऑड फंक्शन कहेंगे अगर f ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस टाइम f ऑफ थीटा के बराबर आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को आप ऑड फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन आपके पास है f ऑफ थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा की पावर 3/2 इनटू साइन थीटा, इस फंक्शन में आप थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करें तो देखें ऊपर वाली डेफिनेशन पूरी होती है। आप यहाँ पर cos 2 थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर दिया, होल पावर 3/2 साइन ऑफ माइनस थीटा। अब कोज के एंगल में अगर माइनस हो तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कोज खुद एक इवन फंक्शन है तो ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास बाकी फिर रह जाएगा cos 2 थीटा की पावर 3/2, लेकिन साइन के एंगल में अगर माइनस हो तो बाहर आ जाता है, तो ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा बाहर, तो बाकी क्या रह जाएगा साइन थीटा। तो अब आप ये देखें ये कौन सी डेफिनेशन बनती है, माइनस एफ ऑफ थीटा के बराबर आ गया। तो एफ ऑफ माइनस थीटा जो था, यानी यहाँ पर जो आपने रिप्लेस किया, एफ ऑफ माइनस थीटा आ गया किसके बराबर, माइनस एफ ऑफ थीटा के बराबर। तो इसलिए ये वाला फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन है। अब अगर एक फंक्शन ऑड फंक्शन हो तो आपने डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास -a से लेकर +a f ऑफ x इंटू डी एक्स।
ये होता है 0 के बराबर अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन हो, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस सारे की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर किसके बराबर लिख दी, 0 के बराबर। अब यहाँ पर जो आपके पास इसका दूसरा हिस्सा है यानी ये वाला -π/4 से +π/4 cos 2 थीटा cos थीटा, ये आपके पास सारा है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन आप जानते हैं कि आप थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे तो इवन अगर होगा तो यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये वाला आपका फंक्शन इवन फंक्शन है क्योंकि पहला फंक्शन ये भी कोस, ये भी इवन फंक्शन, ये दूसरा कोस, ये भी इवन फंक्शन। तो इवन मल्टीप्लाई बाय इवन एक अगेन इवन फंक्शन आ जाएगा आपके पास। तो अब अगर फंक्शन आपका इवन फंक्शन होगा तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह बदल जाती है। ये 0 के बराबर नहीं आएगा, अब ये आएगा इसके बराबर 2 टाइम 0 to a f(x) × d(x), ये इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। तो इसके मुताबिक चलेंगे तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 0 और इसको कर दूंगा 2 टाइम, यानी कि ये सारी सिचुएशन आपकी कुछ इस तरह बन जाएगी। पहला हिस्सा 0 हो गया ना, ठीक है। तो ये चीज़ सारी चीज़ मैंने लिख दी 2 टाइम के बराबर। मज़ीद आगे चलते हैं, बिकॉज ये वाला फंक्शन जो है वो एक इवन फंक्शन है। सो वॉल्यूम v आपका लास्ट इंटीग्रल, लास्ट मतलब जो एक्सप्रेशन थी वो इस तरह बन जाएगी। ये वाला फैक्टर बाहर वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पर जो पहला इंटीग्रल था वो 0 हो गया, -2 टाइम यानी ये वाली जो चीज़ इवन फंक्शन वाली थी वो उसकी जगह ये सारा चीज़ आ गई। अब आपका टारगेट इस सारे इंटीग्रल को सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं जी बेटा, यहाँ पर अब आप ये 2 को बाहर ला के मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4 2 8। तो अब नेक्स्ट देखें, ये आपका चीज़ इस तरह कुछ बन जाएगी। ये आ गया -8a³ π3/√2। बाकी ये वाला इंटीग्रल सारा जो बाकी आपके पास बचा था इवन फंक्शन वाला वो ये सारा आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये cos 2 थीटा को मैंने लिख लिया 1 - 2 sin² थीटा होल पावर 3/2 और ये cos थीटा एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा, सेम आप क्वेश्चन नंबर 7 वाली जो टेक्निक है वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 की टेक्निक क्या थी, यहाँ पर हमने cos 2 थीटा है, ये डबल एंगल था। आप वहाँ पर भी देखें यही सारा इंटीग्रल बना है वहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि हाँ, cos 2 थीटा को मैंने लिख लिया 1 - 2 sin² थीटा। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन है। 2 sin² थीटा को हमने पुट कर लिया sin² t के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से sin t किसके बराबर आ जाएगा, ये दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लें तो sin t की वैल्यू आ जाएगी √2 sin थीटा। तो ये sin t आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपने यहाँ पर d थीटा की वैल्यू निकालनी है, dt की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव ले लिया। इस तरफ आपके पास है sin t, यानी ये सारी सिचुएशन है। ये आपके पास है ना sin t, तो इसका डेरिवेटिव ले लें इधर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उधर भी आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ sin t cos t, और इधर आ गया sin का डेरिवेटिव cos थीटा, ये √2 आ गया। अब आगे एंगल का डेरिवेटिव आपने लेना था तो होता है dt/d थीटा। तो जो d थीटा है उसको मैं आगे दूसरी तरफ ले गया, तो ये सारी चीज़ आ गई cos t × dt, और ये आ गया √2 cos थीटा × d थीटा। अब यहाँ से ये √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसके नीचे आगे डिवाइड कर दें, याद आएगा 1/√2 cos t dt। अब आपने नेक्स्ट आपने निकालनी है यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब थीटा की वैल्यू 0 है तो t आपका 0 होगा। यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर इस जगह पर आप थीटा 0 पुट करें तो sin 0 क्या हो गया, sin 0 0 हो गया। तो sin 0 0 हो गया तो sin t किसके कुल आ गया, sin t आ गया 0 के बराबर। इन्वर्स ले लेंगे तो t = sin इनवर्स 0 आ जाएगा। तो sin इनवर्स 0 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये जब थीटा 0 है तो t आपका क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया। जब थीटा आपका π/4 के बराबर आएगा तो t की वैल्यू π/2 आ जाएगी। ये सारी चीज़ें लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, सारी वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको समझाई हैं। आपने अगर लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको जाके देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर देता हूँ तो सो लास्ट इंटीग्रल विल बिकम, तो लास्ट इंटीग्रल आपका ये है -8a³ π3/√2। ये सारा जो इंटीग्रल है आपका इस तरह बन जाएगा। नई न्यू लिमिट्स आपके पास आ गई t की, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपकी आ गई π/2। 1 माइनस यहाँ पर लिखा हुआ था 2 sin² थीटा, तो वो आ गया sin² t, और वो आपकी कोस, मतलब यहाँ पर आपके पास था ना, ये आपके पास है cos थीटा d थीटा, ये वाला फैक्टर। तो cos थीटा d थीटा की जगह क्या पुट कर दिया आपने, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई cos t/√2 dt।
अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है √2 उसको मैं बाहर ले आऊँगा यहाँ पर, तो उसको मैं यहाँ पर बाहर ले आया, तो ये आपके पास यहाँ पर देखें ये 1 माइनस साइंस के टी आ गया आपके पास कोस के टी के बराबर, √2 बाहर आ गया, वो √2 और ये वाला √2 क्या हो गया, √2 का स्केयर, ये कोस के टी का जो ये स्केयर है और ये जो 3/2 का 2 है, ये 2 और ये स्केयर कट जाएंगे आपस में, तो बाकी क्या रह जाएगा कोस की पावर 3, कोस की पावर 3 इंटू कोस टी कितना हो गया, कोस की पावर 4t। तो नेक्स्ट अब आप सिचुएशन देखें क्या बनेगी, ये बन गई 0 to π/2 कोस की पावर 4t, नीचे ये सारी चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर आप वेलिस कोसाइन फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वेलिस कोसाइन फार्मूला कैसे अप्लाई करना है ये लास्ट लेक्चर में भी आपको मैं बताया मैंने कि इंटीग्रल आपका है 0 से लेकर π/2 कोस की पावर 4t dt। पहली बात वेलिस कोसाइन फार्मूला आप कब अप्लाई करते हैं, जब आपकी लिमिट 0 से लेकर π/2 होती है, अदरवाइज आप उसे कन्वर्ट करेंगे, अगर कन्वर्टेबल होगा तो फिर मतलब ऐसे होगा तो फिर आप वेलिस कोसाइन फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर यहाँ पर 4 है। अब आपने कैसे पावर को ब्रेक करना होता है, वो होती है पहले पर यहाँ पर 4 - 1 लिखेंगे, फिर 4 - 3 लिखेंगे, अब आगे 4 - 5 लिखेंगे तो वो ओड आ जाएगा, नीचे आप लिखोगे 4 - 2 इंटू π/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 1 3 1 4 इंटू 2 इंटू π/2। ये इस तरह वेलिस कोसाइन फार्मूले को आप अप्लाई करते हैं। इसमें मैंने आसान चीज़ भी आपको बताई थी कि अगर इस तरह आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपल ये लिखेंगे पावर कितनी है 4 है, 4 में से एक कम कर दें कितना आएगा 3, ऊपर आएगा ओड नंबर। अब ओड नंबर बैकवर्ड आप चलाते रहें, 3 के बाद ओड नंबर कौन सा है 1 है, तो 3 इंटू 1, नीचे आप यही लिखोगे जो यहाँ पर पावर होगी 4 आ जाएगी। अब नीचे नंबर चलेंगे इवन, तो नीचे पहले आपने लिखा यहाँ पर 4, तो 4 के नीचे कौन सा नंबर आएगा, 4 के पीछे इवन नंबर 2 है, तो 4 इंटू 2 यहाँ पर आएगा। अगर पावर इवन होगी तो यहाँ पर इवन नंबर चलेंगे, ठीक है। तो दो कम करते जाना आपने। अब मजीद इसमें 2 कम करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब ये आगे मजीद आपने नहीं सोल्व करना, इंटू π/2, ठीक है। लेकिन जी नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अब आपके पास ये सारी सिचुएशन इस तरह आ गई, ऊपर आ गया 3π, नीचे आ गया 4 to the 8 8 to the 16। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 16 से कैंसिल हो गया, तो बाकी ये चीज़ आपके पास बच गई π² a³ / 4 क्यूबिक यूनिट्स। अब यहाँ पर इसके साथ माइनस का निशान है, ठीक है, तो वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो आप माइनस के साइन को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो विच रिप्रेजेंट वॉल्यूम इन क्यूबिक यूनिट्स इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया भी मालूम करना है, वो कैसे मालूम करते हैं वो देखें ज़रा। ले बेटा यहाँ पर अब हम नेक्स्ट सरफेस एरिया मालूम करते हैं। तो सरफेस एरिया भी बिल्कुल जिस तरह आपने वॉल्यूम मालूम किया है अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू π/4 के अबाउट, इसी तरह यहाँ पर भी आप लाइन थीटा इज इक्वल टू π/4 को इस्तेमाल करेंगे और सरफेस एरिया इसके 1 लूप का मालूम करके इंटीग्रल को ट्वाइस कर देंगे, ठीक है, मतलब सेम स्टेप्स पर आप चले जाएंगे पहले वाले। तो लेट ए बी द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू π/4, देन तो सरफेस एरिया का फार्मूला पहले यहाँ पर मैंने ये होता है 2π, यहाँ पर 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई, यहाँ पर फैक्टर आ गया r sin थीटा माइनस π/4, पहले यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा था, अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस π/4 आ गया, आगे आ गया स्क्वायर रूट r² dr/d थीटा का स्क्वायर, ये सारी चीज़ आ गई। अब किस तरह सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करती हैं अब आप जानते हैं। पहले हम सबसे पहले इस फैक्टर को अंडर वाले को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद फिर यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये बाहर बन गया 4π, यहाँ पर साइन थीटा माइनस π/4 है, तो साइन थीटा माइनस π/4 को सोल्व किया तो ये सारी सिचुएशन आ गई। बाकी चीज़ एज इट इज़ वैसे लिख दी, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। ले जी यहाँ पर आपके पास r² जो है वो बराबर है a² cos 2 थीटा के बराबर, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया थीटा के लिहाज से, तो ये आ जाएगा 2r dr/d थीटा, इधर cos का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन 2 थीटा, और बाद में एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा 2 होगा, तो ये आ जाएगा -2a² sin 2 थीटा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया आपके पास, तो dr/d थीटा के साथ ये जो 2r है मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये सारी सिचुएशन आपके पास इस तरह आ जाएगी -a² r² sin 2 थीटा के बराबर इसका dr/d थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर r की वैल्यू लगा दें, r आपके पास किसके बराबर है,
आर स्केयर बराबर है ए स्केयर कॉस टू थीटा के बराबर, तो आर अंडर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा ए टाइम अंडर रूट कॉस टू थीटा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये सारी सिचुएशन आपके पास रह जाएगी साइन टू थीटा ओवर अंडर रूट कॉस टू थीटा। अब आपने फार्मूला कंप्लीट करना है, तो फार्मूला में आपके पास डी आर ओवर डी थीटा के ऊपर क्या है, स्केयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका स्केयर ले लिया, दोनों तरफ स्केयर किया, इधर स्केयर करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्केयर साइन स्केयर टू थीटा, इधर नीचे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये कॉस टू थीटा रह जाएगा। अच्छा, अब मजीद चलें, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको दोनों तरफ आर स्केयर, मतलब आर स्केयर प्लस हो रहा था ना डी आर ओवर डी थीटा के साथ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आर स्केयर इसके साथ ऐड कर दिया, तो इधर आर स्केयर की वैल्यू भी पुट कर दी। आर स्केयर की वैल्यू क्या है, ए स्केयर कॉस टू थीटा, और इस सारी ब्रैकेट की जो वैल्यू आपने निकाली है डी आर ओवर डी थीटा की, वो ये सारी आपके पास थी। ठीक है, अब यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँगा, और एलसीएम लेने के बाद ए स्केयर कॉमन निकाल लूँगा, तो आपके पास सारी सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पर ऐसे जब आप ए स्केयर कॉमन निकालेंगे और एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा कॉस स्केयर टू थीटा प्लस साइन स्केयर टू थीटा, कॉस स्केयर टू थीटा प्लस साइन स्केयर टू थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ये रह गया ए स्केयर ओवर कॉस टू थीटा। अब उसके बाद इस चीज़ के ऊपर आपने लेना है अंडर रूट अप्लाई कर दिया, अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ए स्केयर का अंडर रूट हो गया ए, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट कॉस टू थीटा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैंने लिखा कि इस अंडर रूट की वैल्यू और आर स्केयर की वैल्यू को 1 में पुट कर दें आप, और 1 क्या लिखी हुई है, 1 ये सारी थी मेरे पास, यहाँ मैंने दोबारा लिखा माइनस पाई बाई 4 आर साइन थीटा माइनस कोस थीटा ओवर अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट आ गया, ये सारी हमारे पास 1 यहाँ, तो इसमें आर की वैल्यू पुट करनी है, इस अंडर रूट की वैल्यू पुट करनी है, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आर आपके पास था ए स्केयर कॉस टू थीटा, तो आर जो है वो अंडर रूट लेने के बाद आएगा ए टाइम अंडर रूट कॉस टू थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के नीचे जो अंडर रूट था, अंडर रूट 2 जो था वो यहाँ पर बाहर आ गया, और इधर आपने जो वैल्यू निकाली है, इधर आपने जो अंडर रूट की वैल्यू निकाली है अंडर रूट आर स्केयर प्लस डी आर ओवर डी थीटा की, वो ये सारी आ जाएगी। अब ये वाला कॉस और ये वाला अंडर रूट जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये ए और ये वाला ए स्केयर हो जाएगा, इसको आप बाहर ले आओगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 पाई ए स्केयर ओवर अंडर 2, ये रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पर इंटीग्रल को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पहला साइन के ऊपर लहदा आ गया, कोस के ऊपर लहदा आ गया। यहाँ पर अब इंटीग्रल को जब आपने बेटा 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, तो अब आपका जो पहला इंटीग्रल है माइनस पाई बाई 4 से लेकर प्लस पाई बाई 4 साइन थीटा। अब आप यहाँ पर देखें साइन कौन सा फंक्शन होता है, ऑड होता है, इवन होता है, जाहिर सी बात है ऑड फंक्शन आपका, तो ऑड फंक्शन है और लिमिट आपके पास माइनस ए से प्लस ए है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये सारी चीज़ आपके पास हो जाएगी 0। ये मैं भी आपको इसी क्वेश्चन में शुरू में बताते हैं। कोस जो है, कोस आपके पास है इवन फंक्शन है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये लोअर लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 4 करके इसको ट्वाइस कर देंगे आप। ठीक है, इवन फंक्शन के मुताबिक जो इंटीग्रल है वो आप जानते हैं डबल हो जाता है, और ऑड फंक्शन के लिए ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कोस की इंटीग्रेशन कितनी हो गई, साइन थीटा, और उसके ऊपर लिमिट आ गई 0 से पाई बाई 4, ये वाला माइनस बाहर ले आया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, बाकी बाहर वाला फैक्टर ये एज इट इज आ गया। यहाँ पर अपर लिमिट पुट अप्लाई करेंगे, ये वाली चीज़ गलत लिखी हुई है, ये नहीं आई बेटा, ये गलती से लिख दी है। इसके बाद अगला स्टेप आपके पास बनेगा, यहाँ पर ये साइन पाई बाई 4 आ गया, ये साइन 0 आ गया, और बाकी ये वाली जो बाहर वाली चीज़ थी आपके पास ये आ गई, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू लगा दें 1 ओवर अंडर रूट 2 साइन 0 0, ये सारी चीज़ कैंसिल करने के बाद ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 8 पाई ए स्क्वायर। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर जो 8 थी वो हमने सॉल्व कर ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 देखिएगा आप। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर जो 9 आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है जी फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया enclosed by the upper half of the cardioid r is equal to a time 1 minus cos theta about the initial line। अब आपने यहाँ पर जो सरफेस एरिया मालूम करना है वो किस चीज़ का मालूम करना है, आपके पास इक्वेशन ऑफ कार्डियाइड दी हुई है, कार्डियाइड का जो अपर हाफ है यानी ऊपर वाला है, ठीक है, उस ऊपर वाले एरिया ने, अपर हाफ ने जितना एरिया इनक्लोज्ड किया है उस एरिया को जब आप इनिशियल लाइन यानी एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो फिर जो सॉलिड बनता है उस सॉलिड का आपने सरफेस एरिया मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं काफ़ी मरतबा ये चीज़ बता चुका हूँ, एक चीज़ एरिया है, एक सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया का ताल्लुक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के साथ है, ठीक है, और जस्ट जब आप एरिया की बात करते हैं तो एरिया जस्ट आपके पास 2D ऑब्जेक्ट्स में आता है।
देखें अब यहाँ पर ये जो आपके पास कार्डियाइड है r इज इक्वल टू a टाइम 1 माइनस कोस थीटा, ये आपके पास कार्डियाइड की इक्वेशन कुछ इस तरह है। कार्डियाइड का जो इसका ग्राफ है, ये हमारे पास कार्डियाइड बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो इक्वेशन है कार्डियाइड की, r इज इक्वल टू a टाइम 1 माइनस कोस थीटा, इसका ग्राफ आपके पास ये है। ठीक होगी बात, ये आपके पास कार्डियाइड की इक्वेशन है, r इक्वल टू 1 माइनस कोस। अगर ये 1 प्लस कोस थीटा होगा तो ये आपके पास इस तरफ ऐसे बन जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं? अब इसमें कहता क्या है, इसमें कहता है कि इसका जो अपर हाफ है, अपर हाफ यानी ये जो सारी चीज़ है, इसके अपर हाफ ने ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूं, यानी यहां पर ये जो सिचुएशन बनी है ना आपके पास, ये इस सारे एरिया को जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट जब आप इसे रिवॉल्व करेंगे, तो रिवॉल्व करने के बाद जो आपके पास सॉलिड बनेगा, उस सॉलिड का सरफेस एरिया आपने मालूम करना है, ठीक है। ये एरिया मालूम नहीं करना जो मैंने शेड किया है। इसको रेवोल्यूट करने के बाद जो नया सॉलिड बनेगा, जो सा भी होगा सॉलिड, वो उससे हमारा कंसर्न नहीं है। जो सॉलिड बनेगा उसका सरफेस एरिया आपने मालूम करना है, ये टारगेट है। चलें चलते हैं, किस तरह करेंगे। लेट ए बी द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, देन 2 पाई फार्मूले का, इंटीग्रल 0 से पाई है आपके पास। यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आपके पास थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई, तो 0 से पाई तक यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी चलेगी। फार्मूले का r साइन थीटा आ गया, ये अंडर रूट आ गया, ये फार्मूला सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसमें सिर्फ आपको किस चीज़ की जरूरत थी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत थी। अब उसके मुताबिक अब पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही आपने सबसे पहले इस चीज़ को कैलकुलेट करना है, अंडर रूट r स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा को, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको r के स्क्वायर की ज़रूरत है, डी आर ओवर डी थीटा की ज़रूरत है, फिर उसका स्क्वायर चाहिए, फिर प्लस करके उनका अंडर रूट लेना है, यानी जिस तरह आपने पहले सारा काम किया है। तो यहाँ पर r बराबर है a टाइम 1 माइनस कोस थीटा, इसका डेरिवेटिव ले लिया, a साइन थीटा आ गया। r स्क्वायर में ये डेरिवेटिव का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो स्क्वायर ये r का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, प्लस डी आर ओवर डी थीटा आ गया a साइन थीटा, इसका स्क्वायर आ गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकालने के बाद ये वाला जो ब्रैकेट है 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया, ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, वो 1 और ये वाला 1 कितना हो जाएगा 2, फिर उसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, यानी ये सारी सिचुएशन कुछ आपके पास इस तरह आ जाएगी। ये आपके पास ये 2 कॉमन आ गया, ये 2a स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा रह गया। अब इसको 1 माइनस कोस थीटा को मैंने बदल दिया हाफ एंगल में, 1 माइनस कोस थीटा हाफ एंगल में किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ ना फर्स्ट ईयर में, ये फार्मूला आपने पढ़ा इस तरह, साइन अल्फा ओवर 2 बराबर है प्लस माइनस 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 2 के। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर लेकर ऊपर जो 1 माइनस कोस अल्फा उसकी वैल्यू निकाल ली, ये सारी चीज़ आ जाएगी। इतना आई होप कि आपको इतनी चीज़ें सारी पता होंगी। ये आ गया 2 टू द 4 a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपने अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट लेने के बाद ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, 4 का अंडर रूट, ये वाले 4 का अंडर रूट, इस वाले 4 का अंडर रूट आ गया 2, ये a स्क्वायर जो है इसका अंडर रूट आ गया a, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया साइन थीटा बाई 2। पुट ऑल वैल्यूज इन 1 में तमाम वैल्यूज पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। ले बेटा जी नेक्स्ट अब आप ये तमाम वैल्यूज जो हैं 1 में पुट कर दें, तो 1 में पुट करेंगे तो आपके पास ये जो सिचुएशन है कुछ इस तरह बन जाएगी। एरिया ए आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया ए 2 पाई इंटीग्रल 0 से पाई, यहाँ पर आपके पास लिखा होता है ये r, तो r की जगह ये आ गया, और यहाँ पर ये आपके पास अंडर रूट, ठीक है। मतलब आपका जो a है 1 जो था ये 1 है सारा, r साइन थीटा
ये अंडर रूट डी थीटा। तो साइन थीटा आपके पास मतलब फार्मूले के अंदर है, आर की जगह हमने ये सारी वैल्यू लगानी है, अंडर रूट की जो वैल्यू निकली है वो यहाँ पर आ जाएगी, आगे डी थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया आर की वैल्यू, ये साइन थीटा आ गया, ये अंडर रूट की वैल्यू आ गई 2 है साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, ये सारा आपके पास आ गया। अब यहाँ पर ये आपके पास आ गया 2, ये वाला 2 आगे बाहर आ जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, और ये वाला ए और ये वाला ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 पाई ए स्क्वायर आ गया। अब अगली चीज़ सुने, ये 1 माइनस कोस थीटा दोबारा हाफ एंगल में से ले जाएं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर, 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये इसकी जगह लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब उसके बाद ये वाला एक फैक्टर बचा है साइन थीटा बाई 2। ठीक है, यानी ये आपके पास नीचे आ जाएगा इस तरह। मतलब यहाँ पर देखें ये क्या किया मैंने, 1 माइनस कोस थीटा को बदल लिया हाफ एंगल में, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये वाला जो साइन थीटा है इसको भी हाफ एंगल में ले जाते हैं, और यहाँ पर अब आप फार्मूला जो इस्तेमाल करोगे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे साइन 2 अल्फा का। साइन 2 अल्फा का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, डबल 2 हाफ एंगल आपने पढ़े हैं ये फार्मूले। तो अगर यहाँ पर ये साइन 2 अल्फा है, तो अगर यहाँ पर पहले ही साइन अल्फा लिखा हो तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2। तो ये वाला जो फैक्टर साइन थीटा है इसको मैं बदल लूँगा इस तरह, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो उसकी जगह लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये वाला साइन थीटा बाई 2 आपके पास पहले लिखा हुआ है। अच्छा, ये सारी कुल मिला के आपके पास जो सिचुएशन बनेगी वो इस तरह आ जाएगी, ये आ जाएगा साइन की आप जहाँ जहाँ पर साइन की टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करने, आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, बाकी बच गया कोस थीटा बाई 2, और जो नंबर हैं ये सारे बाहर लेकर मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 पाई ए स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखी हुई पहली रकम साइन की, अगली वैल्यू है कॉस की, तो साइन का डेरिवेटिव कंप्लीट करना आपने। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बाई 2 है, बाद में एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 32, और अंदर 2 से डिवाइड कर दिया, यानी डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया आपने। अब डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया तो इसकी पावर में क्या करेंगे, एक आप ऐड कर देंगे, तो ये बन गया साइन की पावर 5 थीटा बाई 2 ओवर 5, लिमिट आ गई 0 से पाई, ये 32 पाई ए स्क्वायर आ गया। ये वाला 5 जो है उसको मैं बाहर ले आया, यहाँ पर अपर लिमिट आ गई साइन 5, साइन की पावर 5 पाई बाई 2, यहाँ पर सॉरी ये आएगा साइन, हाँ यहाँ थीटा की जब पाई आएगा तो पाई बाई 2 बन जाएगा, माइनस साइन 0। अब साइन पाई बाई 2 जो है 1 के बराबर है, मतलब यहाँ पर देखें ना साइन पाई बाई 2 होगा 1 की पावर 5 1, और साइन 0 0, तो ये सारी सूरतें आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 0, ये बाकी बच गया 32 पाई ए की पावर 2 ओवर 5। ये आपके पास रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो आपने मालूम करना था। नेक्स्ट आपके पास आज के लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम नंबर 10 जो है उसको डिस्कस करते हैं, वो देखते हैं अब आप यहाँ पर। ले बेटा जी, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 9.10 आपकी कुछ इस तरह है। द अपर हाफ ऑफ द एरिया इनसाइड द कार्डियाइड, इस कार्डियाइड के इनसाइड एंड आउटसाइड द पैराबोला 2a ओवर r 1 प्लस कोस थीटा, और इस पैराबोला के आउटसाइड पर, कार्डियाइड के रहना चाहिए इनसाइड पर और पैराबोला के आउटसाइड पर जो एरिया बनता है ऊपर वाले हाफ का, इज रिवॉल्व, उसको रिवॉल्व कर दिया गया अबाउट द इनिशियल लाइन इन एक्स एक्सिस के अबाउट, शोड एट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड इज 18 पाई ए क्यूब। आपने प्रूव करना है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 18 पाई ए क्यूब के बराबर है। तो सबसे पहले आप इन दोनों कर्व के ग्राफ देखें। ये मेरे पास सिचुएशन है, ये आपके पास क्वेश्चन ऑफ कार्डियाइड है जो हार्ट शेप में आपको नज़र आ रही है। ये हमारे पास जो येलो कलर का, ये ऑरेंज कलर लगा लें चलें, ये जो आपके पास है ये पैराबोला है। अब इस पैराबोला और इस कार्डियाइड के दरमियान जो एरिया इनक्लोज होता है, कैसे इनक्लोज करना है, इसके ऊपर मतलब इनसाइड रहना चाहिए और इस पैराबोला के आउटसाइड पर रहना चाहिए। तो ये जो आपको फिगर 2 नज़र आ रही है, ये फिगर 2 जो है वो इन दोनों के दरमियान बनने वाला रिक्वायर्ड वो जो एरिया है जिसकी उसने बात की है कि पैराबोला के आउटसाइड और इनसाइड द कार्डियाइड, वो जो कॉमन एरिया है वो ये सारा बनता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है सारा।
ठीक है। इस एरिए को, और ऊपर वाले हाफ की बात की है उसने, ठीक है, इस एरिए को आपने एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है, तो फिर जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम आपने मालूम करना है। मैं यहाँ पर दोबारा आपको फिर सारी सिचुएशन समझाता हूँ। ये मेरे पास है कार्डियाइड, और ये आपका है पैराबोला। इस पैराबोला और इस कार्डियाइड के दरमियान जो कॉमन एरिया है जिसकी उसने बात की है वो ये सारा है। सिर्फ ऊपर वाला हाफ आपने लेना है। इस कॉमन एरिया को जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करने के बाद जो आपके पास सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास ये दोनों कर्व दो जगह पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा मतलब गलत बना है, ये एक्चुअली ग्राफ सॉफ्टवेयर से बनाया हुआ है। तो ये एक पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आपने दोनों यहाँ पर पहले मालूम करने हैं, सही है। तो वो वहाँ पर नज़र आते हैं, ये 90 पर नज़र आ रहे हैं, वाई एक्सिस पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर खैर ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि 90 पर कट होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, सही है। मतलब ये आपका मेन चीज़ है। यहाँ पर जस्ट मेरा मतलब ये था कि आपको ये पता लग जाए कि आपने वो एरिया कौन सा कॉमन बनता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कैसे निकालने हैं वो ज़रा देखें। नेक्स्ट यहाँ पर हम यहाँ पर दोनों जो कर्व के दरमियान जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ज़रा देखते हैं। यहाँ पर जब भी आपको दो कर्व दी होंगी आपने हमेशा उनके दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास गिवन कर्व आ गई, पहली आपकी कार्डियाइड की, ठीक है, वो यहाँ पर लिख ली। दूसरी आपकी पैराबोला की आ गई। नेक्स्ट वी फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ 1 and 2 सो बाई इक्वेटिंग, इन दोनों को आप इक्वेट कर लें, यानी थीटा की वो वाली वैल्यूज आपने निकालनी है जिनके लिए आर दोनों इक्वल हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है, यानी थीटा कैलकुलेट करना है सिंपल आपने। तो यहाँ पर जनाब आपके पास दोनों को इक्वेट कर लिया, ये 2a से कैंसिल हो गया, ये आ गया इधर 1 + cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या रह जाएगा 1 के बराबर। तो ये आ गया। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा + 2 cos थीटा इक्वल टू 1। ये 1 इस 1 से सब्ट्रैक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, 0 रह गया। ये रह गया आगे cos स्क्वायर थीटा + 2 cos थीटा। यहाँ से आप cos थीटा कॉमन निकाल लेंगे। cos थीटा का जब आप कॉमन निकालेंगे ये रह जाएगा cos थीटा + 2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू -2। अब आप जानते हैं cos की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के दरमियान होती है। तो दिस वैल्यू इज़ नॉट एडमिसिबल, इसको आप नेगलेक्ट कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया। अब cos 0 कहाँ पर होता है आप जानते हैं कि 90 के ऑड मल्टीपल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कर्व दो जगह पर कट कर रही थी एक दूसरे को, तो ये दो वैल्यूज आ गई, थीटा इज इक्वल टू ± π/2, ठीक है। अब आप चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। लेट वी बी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, देन एज वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अबाउट दी लाइन थीटा इक्वल टू 0। इनिशियल लाइन की बात की है, तो इनिशियल लाइन कौन सी होती है, थीटा इक्वल टू 0 इन केस ऑफ 2 कर्व्स। अब यहाँ पर दो कर्व दिए हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ये पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आपने नहीं देखा। तो यहाँ पर दो कर्व के दरमियान आपने वॉल्यूम मालूम करना है, तो फिर कैसे होगा, फार्मूला वही रहेगा। ये साइन थीटा यहाँ पर आएगा इनिशियल लाइन के लिए। इनिशियल लाइन के जब आप अबाउट वॉल्यूम मालूम करते हैं तो वो होता है 2π/3 लिमिट्स, यहाँ पर एक आर लिखा होता है, एक 1 आर। यहाँ पर दो कर्व हैं तो 2 आर आएंगे, r1³ - r2³ और साइन थीटा ये फार्मूले में होता है d थीटा, ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर नेक्स्ट r1 किसको लेना, r2 किसको लेना, वो जरा देखें। मैं दोबारा बैक चलता हूँ। यहाँ पर आप फिगर में देखें, आपकी जो आउटसाइड वाली कर्व है, आउटसाइड वाली कर्व कौन सी है, ये कार्डियाइड की है, ये आपका r1 है। और इनसाइड कौन है, ये आपके पास है पैराबोला, यानी इसके कार्डियाइड के अंदर रहना है, लेकिन मतलब बाहर वाली जो कर्व नज़र आ रही है वो कार्डियाइड है। ये आप r1 लिखेंगे इसको, और ये आपकी r2 आ जाएगी, पैराबोला जो है। तो ये आपके पास जनाब आ जाएगा, r1 की जगह मैंने कार्डियाइड की वैल्यू लिख दी 2a 1 + cos थीटा का क्यूब आ गया, माइनस ये पैराबोला की जगह लिख दिया r2 की जगह। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से -π/2 से +π/2 नहीं आनी, 0 से π/2 आनी। क्यों आनी है, आपने अपर हाफ का एरिया मालूम करना है। तो अपर हाफ में 0 से लेकर π/2 तक चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ -π/2 से +π/2 नहीं चलेंगे,
कोई बच्चा ये ना करे कि -π/2 से लेकर +π/2 करके इंटीग्रल को डबल कर दिया, ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपका जो रिक्वायर्ड एरिया था वो अपर हाफ का है, तो अपर हाफ के लिए 0 से π/2 तक चलेंगे, ठीक है। लिमिट चाहे निकली है आपके पास, इंटरसेक्शन चाहे +-π/2 निकला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने 0 से π/2 तक रहना है। तो 0 से π/2 तक आ गया, बाकी सारी सिचुएशन है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, ये दो इंटीग्रल को मैं 2 हिस्से में डिवाइड कर लूँगा। ये sin थीटा जो है इस ब्रैकेट के साथ भी लिख दूंगा और इस ब्रैकेट के साथ भी लिख दूंगा। और दूसरी बात, ये जो 2a है ये कांस्टेंट है, तो 2a का क्यूब हो जाएगा 8a³। तो 8a³ को बाहर ले आऊँगा यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में से निकाल कर। यानी ये सारी सिचुएशन आपके पास कुछ ऐसे है। ये इंटीग्रल अलग कर दिया दोनों हिस्सों में। वो जो 8a³ है बाहर आ गया, 16πa³/3 आ जाएगा। अब आप देखें ये 1 + cos थीटा है, इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -sin थीटा। तो अब इसका डेरिवेटिव आगे हमें कंप्लीट करना है। तो डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए ये देखें, इसके साथ मैंने यहाँ बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -sin थीटा आ गया। नीचे भी यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, 1 + cos थीटा के बाद -3 है, तो यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया प्लस। क्योंकि यहाँ पर आप ऊपर देखें, यहाँ पर ये माइनस है, तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए यहाँ से जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ले जी, अब ये आपके पास इसका डेरिवेटिव जब आगे कंप्लीट हो गया तो इसकी पावर में क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर भी आप एक पावर में ऐड कर दोगे। पावर में क्या ऐड किया, तो 1 + cos थीटा की पावर 4 हो गई, लिमिट आ गई 0 से π/2। इसी तरह दूसरे से में भी पावर यहाँ पर -3 थी, तो -3 की जगह जब आपने पावर ऐड की तो -2/2 आ गया और लिमिट आ गई 0 से लेकर π/2 के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करने के बाद कुछ जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लें। कैंसिल करने के बाद ये सारी चीज़ आपके पास कुछ ऐसी आती है। इसकी जगह अप्लाई करेंगे, याद देगा 1/4 -16/4 प्लस, और इसकी जगह पुट करेंगे तो ये सारी सिचुएशन आपके पास बन जाएगी। मैंने बताया कि सिर्फ आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है, जो प्लस माइनस के जो साइन चेंज होते हैं उनको चेंज कर लें। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेने के बाद फाइनल कैलकुलेटर से आपने करना है सारा काम ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा यहाँ डिटेल से नहीं बता रहा। ये चीज़ें बेसिक कैलकुलेशन की हैं, ये आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ आपको सॉल्व करने के बाद -27/8 के बराबर आ जाएगी। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 9 = 27, 8 2 = 16, ठीक है, 9 2 = 18 आ जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम 18πa³ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने चैप्टर नंबर जो 10 है 9 जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। मेरी वीडियोस अब अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इन वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।